भी स्पिनर है वहाँ जीवान चक्रवर्ती, अच्छा वो भी मिस्ट्री स्पिनर। लेकिन उनकी अगर टीम देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त टीम है। बुमराह जो है ये इनका 50% मैच विनर प्लेयर है, ऐसा बोला, अकेला मैच जितवाने वाला बंदा है वो। अदरवाइज अगर मेगा स्टार कह सकते हैं तो टीम उनकी बहुत बैलेंस है। पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। किस किस का नाम ले नया बॉल करते हुए नया टैलेंट जो आ रहा है, वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है। कोई पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नज़र में वो अपसेट होगा। और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई मुझे ये कहता ना बाबर रिजवान भी होता, फिर भी मैं कहता कि 70-40 पाकिस्तान और इसका मुकाबला है। ये मैंने इस वजह से क्लियर कर दिया। लोग मुझे शुरू हो जाते बोलो जी बाबर रिजवान नहीं है, नहीं, बाबर रिजवान भी होते हैं इस टीम के अंदर भी, फिर भी मैं कहता 70% इंडिया के चांस है, 30% पाकिस्तान के चांस है। लेकिन वो दोनों के ना होने से बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल नहीं है। अगर नई टीम है, ये जीत जाती है तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है, अपसेट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम है। चले, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता देख रहे हैं आप कुछ, इंडिया से क्या आवाजें तो भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं लिया जा रहा, जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर खेलने क्यों जा रहे हैं? ये तो बताएं, फिर खेल क्यों रहे हैं? खेलने तो जाएंगे ना, तो फिर बातें ना करो ना। जब आपने खेलना तो फिर क्यों इस किस्म की बातें करते हैं भाई? वो बात नहीं करना चाहते पहले, नहीं तो फिर क्यों? पहले वो बात नहीं करना चाहते, हाइप नहीं देना चाहते, उसमें क्या ऐसे मसला? यार हमारे क्या परेशानी? हमारे से बैठ के कोई बात करेगा, हम नहीं बात करेंगे। हम तो बात करते हम बोलेंगे जी हम इंडिया पे बात नहीं करना चाह रहे। ये पता है क्या, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करो, ये नहीं सीधे होंगे, ऐसी बातें नहीं करो यार। ये कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। अबे भाई खत्म करो, क्रिकेट खेलो चुप करके। दुनिया उसके बारे में बात करती है और आप अभी रुक जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आगे चलने दे। आपके दुनिया के जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं वो सब इसके ऊपर बात करेंगे कि यार बाबर आजम क्यों नहीं है, क्या रीजन है बाबर आजम क्यों नहीं है। बाबर आजम के बारे में बोला जाता है कि जी आईसीसी इवेंट का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, आईसीसी इवेंट कभी उसने नहीं जिताया, परफॉर्मेंस उसने कोई नहीं की। चले जी मैं लोगों की बात मान लेता हूं। 92 का वर्ल्ड कप जब हम जीते, उसके बाद कितने वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो 50 ओवर के हमने खेले, कितने जीते हमने वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है, तो फिर ये मानो जो हमारे एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर जिनको स्पेशली टीवी पे रखा गया है, यूट्यूब चैनल पे होते हैं, एजेंडा बेस पे उनको बुलाया जाता है, ठीक है, उनको फिर ये बोलना चाहिए कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हमारे बड़े सुपरस्टारों ने नहीं जितवाया। बायलेटर सीरीज में तो परफॉर्म करते रहे, नहीं जितवाया तो इसका मतलब वो बड़े प्लेयर नहीं है। तो फिर ये भी बोलो प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जिस क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। टीम हर लिहाज से परफेक्ट है। और अक्षर पटेल और ये चक्रवर्ती दोनों डेंजरस प्लेयर हैं। उसके 10 मैच हुए हैं। बात तो तब है जब सूर्या कुमार यादव की तरह 83 मैच खेले कि 170 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करे, तो बात तो फिर तब बनती है ना। मतलब आपका कोई भी प्लेयर नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। अब आ जाओ इंडिया के प्लेयर्स की तरफ। अभिषेक शर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग्स में ये बंदा नंबर 1 प्लेयर है। आईसीसी T20 रैंकिंग्स में ये बंदा नंबर 1 पे है। और इस बंदे ने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर को कुत्ते की तरह मारा हुआ है T20 क्रिकेट में। सही है। स्ट्राइक रेट कितना है? 193 का, 193 का स्ट्राइक रेट। मुझे लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का नहीं होगा। 193 स्ट्राइक रेट। और सबसे ज्यादा डर भी हमें अभिषेक शर्मा का ही है। सबसे ज्यादा डर भी हमें अभिषेक शर्मा का ही है कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा। संजू सैमसन 42 मैच, 152 का स्ट्राइक रेट। देख लो, अभी सिर्फ 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ 2 नाम मैंने आपको बताए हैं। एक का स्ट्राइक रेट है 193 का और एक का स्ट्राइक रेट है 152 का। आप अपनी तैयारी कर लो कि आपका अपना क्या हाल होने वाला है। तिलक वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग्स में नंबर 2 के ऊपर है ये बंदा। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका में जाके T20 में 2 बैक टू बैक 100 मारे हुए हैं। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका में जाके 2 बैक टू बैक 100 लगा के आ चुका हुआ है। ठीक है। स्ट्राइक रेट कितना है तिलक वर्मा का? 155 का। मिडिल ऑर्डर प्लेयर और 155 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब पाकिस्तान के
टॉप ऑर्डर प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 115 130 के अंदर है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच प्रेशर वाला है, बात ये जरूर होती है, लेकिन प्रेशर में इंडिया कभी नहीं आता है। जब भी आता है प्रेशर में वो पाकिस्तान ही आता है। जो पहले जो मजे आते थे ना इंडिया पाकिस्तान मैच के, जो बहुत ही एकदम करीबी फैसला होता था मैच का, वो अब खत्म हो गया है। अब वो सब इंडिया का इंग्लैंड के साथ में होता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता है। पाकिस्तान के साथ में तो इंडिया वन साइडेड जीतता है। पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान की टीम के साथ में मैच होता है, इंडिया वाले आराम से जीत जाते हैं। पाकिस्तान को मैच से पहले ही पाकिस्तान का जो है ना पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है 5-1 ओवर के अंदर ही। एशिया कप की बात करें, भारत का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और भारत का स्क्वाड अगर आप देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड 3 मैचेस मुतवक्के हैं कि हमारे हो सकते हैं? क्या हमारा स्क्वाड इतना कैपेबल है कि वो इनसे फाइट करेगा? देखिए, अगर तो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और इसमें भी सिर्फ इंडिया को हराने के बाद आप फाइनल नहीं खेल सकते हैं, आपको और भी टीमों को हराना है, तब जाकर आप उस एक मैच का जिसके बाद आप एशिया के फाते हो सकते हैं उसका हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान हरा तो किसी को भी सकता है। देखिए इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए, बिकॉज इंडिया ने आज स्क्वाड का ऐलान किया है, क्या एक वो कहते हैं ना एक मेंटल डिफरेंस पड़ेगा क्या इस बात से? बिकॉज हम हमेशा आने वाले वक्तों में, पिछले वक्तों में ये देखते रहे हैं कि T20 में एक विराट कोहली हमारे गले पड़ जाते थे। सो विराट और रोहित नॉट बीइंग नाउ एंड फेसिंग पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? इंडिया के स्ट्राइक जो बॉलर है वो शुरू में ही पाकिस्तान का स्टार्टिंग में ही विकेट निकाल लेते हैं 1-2। जो मेन चीज़ होता है वही बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, इनको तो वो लोग पहले से ही निपटा देते हैं और बाद में बैटिंग पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा ठोकते थे, अब अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव है, रिंकू सिंह है, दुबे है, हार्दिक पांड्या है, जिनका स्ट्राइक रेट देखा है आपने। थोड़ा बहुत पड़ेगा फर्क, इसलिए कि विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था ना, वो एक उसकी अलग ही एक बैटिंग नजर आती थी, अलग ही एक विल पावर उसकी नजर आती थी। लेकिन स्टिल इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि उनकी टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा के बगैर भी इतनी अच्छी होगी और हमें बड़ा बड़ा टफ टाइम देगी। अभी जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली, कमाल की खेली। उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि उनके पास बैकअप ऐसे प्लेयर आते हैं। हमारा सिस्टम सैडली इतना बुरा है। आप हैदर अली कहाँ पे है? हैदर अली के साथ खेलने वाला यशस्वी जायसवाल, अब उसके 6 टेस्ट 100 है। रोहेल नजीर 2 जूनियर वर्ल्ड कप खेले, उनके साथ 2018 में शुभमन गिल वर्ल्ड कप खेले थे। आज शुभमन गिल कहाँ है? रोहेल नजीर ने 2 या 3 T20 इंटरनेशनल एशियन गेम्स के खेले थे, मीनिंगलेस मैचेस खेले थे। तो हमारा सिस्टम इतना खराब है, इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि उनकी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स भी कोहली, रोहित शर्मा और अजय जाडेजा को बुला देंगे, रविंद्र जाडेजा को बुला देंगे। सही। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक? फर्क है ना, जो अभी रोहेल नजीर का और 2-3 मिसालें दी हैं, तो ये किसकी वजह से हैं? निजाम की वजह से। निजाम की वजह से। ये निजाम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा तो असल मुद्दा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और वहां पर बैठे लोग हैं। अगर वो ठीक होंगे तो ये जो वो टैलेंट पाकिस्तान का बिखरा पड़ा है मुल्क के तूलो अर्ज में, आप उसको सामने ला सकते हैं। कोई ये क्यों नहीं बताता कि इनकी कारकर्दगी का मायार क्यों खराब हुआ है, क्यों नीचे आए हैं ना? शाहीन आफरीदी पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट जो है उनमें 100 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के इकलौते बॉलर हैं, ठीक है। अभी ये जुल्म ये है कि जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता है उसको हम निकाल देते हैं। उसकी मिसाल हुरैरा है, मीर हमजा है और सऊद शकील की कैटेगरी देखकर और शान मसूद की कैटेगरी देखकर आप कह सकते हैं। और जो पाकिस्तान टीम में होते हैं उनको कहते हैं जाओ जाके फर्स्ट क्लास खेलो। तो जो नीचे खेल रहा है उसको तो आप शामिल नहीं करते हैं और जो ऊपर है उसको कहते हैं नीचे चले जाओ। तो किसी को समझाएं तो सही। इसलिए जब तक आपका निजाम ठीक नहीं होगा, आपके फैसले बेहतर अंदाज में नहीं होंगे, आपकी क्रिकेट आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये मानी नहीं रखता कि बाबर आजम खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान ने इनसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हुए हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हुए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ड्रॉप भी हुए हैं। तो क्या आज मतलब है कि रिजवान के बाद पाकिस्तान की विकेट कीपिंग खत्म है? ये लोग आते जाते रहते हैं। आपका निजाम अगर ठीक होगा तो कहीं उसमें भी आपको खराबियां और खामियां रहेंगी, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि आप हारते चले जाएं। अच्छा भला खिलाड़ी सिस्टम में आता है, पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ के पास आता है और जब वो जाता है तो वो खुद भी परेशान हो रहा होता है कि मैं जब यहां पर आया था तो क्या था, जब मैं यहां से निकल रहा हूं तो क्या हूं। ठीक है, खिलाड़ी आप बदली जा रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं, कभी किसी को बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो असल को निकालें तो सही ना कि यार ये कौन है जिसकी वजह से इतनी तबाही हो रही है, कोई देखे तो सही जाके। इसलिए जब तक आपका निजाम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक आपका मामला ठीक हो नहीं सकते हैं और उसके लिए आपको अपनी सोच को बुलंद करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर पर है और पूरे मुल्क में शोर है जी, रिजवान को निकाल के अच्छा कर दिया है, वो बाबर वापस आ रहा है, एशिया कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो वो लोग उन्होंने सही पीछे लगाया हुआ है। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी जात को कोई फर्क नहीं है, देखिए उनके तो बैंक बैलेंस भी बढ़ गए हैं, उनकी जिंदगियों में भी आसाइशें आ गई हैं, लेकिन इस मुल्क का जो नौजवान, इस क्रिकेट पर जुल्म इस मुल्क के नौजवान पर जुल्म है, इस मुल्क के मुस्तकबिल पर जुल्म है। और उस होते जुल्म को देखकर ना इस पे वक्त नहीं जाया किया जा सकता कि ए कैटेगरी में कौन है, बी कैटेगरी में कौन है। जब आपका सिस्टम ठीक होगा, ये वही मुल्क है ना जहां पे सकलैन मुश्ताक, और यार देखें तो सही, राशिद खान और सकलैन मुश्ताक, एक और नाम मेरे ज़हन में आ गया, राशिद खान अगर आज के दौर में होते ना
आज के दौर में दूसरा किए बगैर इतना अच्छा ऑफ स्पिनर आपको कम नजर ही नहीं आएगा। लोग ग्रेम स्वान की बात करते हैं ना, शायद भाई ने कवर किया होगा। अरशद खान, उसके बगैर उनको देखें, उनकी बॉलिंग देखें, ठीक है। इसी मुल्क में एक ही वक्त में एक तरह के कई खिलाड़ी मौजूद होते थे जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की टीम में आ सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो उस वक्त ठीक था ना, उनको जगह नहीं मिलती थी क्योंकि इतने अच्छे खिलाड़ी इटसेल्फ टीम में होते थे। बट फिर शायद भाई बस यहां पे हम वाइंड अप करेंगे इस डिस्कशन को, बट उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हाफिज ने यहां पे जो बात की है कि अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है तो कोई और विकेट कीपर पैरेलली नहीं हो सकता। एक बात बार बार की जाती है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के टेन्योर में कि इन्होंने प्लेयर्स बनने नहीं दिए वो प्लेयर्स जो इनकी स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकते थे। तो इसमें इनके अलावा इसका मतलब यह कि पूरा बोर्ड शामिल हो गया था। पूरा निजाम चलाने वालों का कसूर है, कोचेस भी हैं उसमें, सिलेक्शन कमेटी भी है उसमें, हमारे जो कप्तान हैं उनके भी सारे कसूर है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं होने दिया। आप बताएं ना, किससे पहले बाबर आजम को किसने कहा होगा कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट नहीं है, तुम स्पिन पे हल्के जा रहे हो? किसी ने नहीं कहा, ये कोच है। और अब मुझे लग रहा है जिस तरह उसने इतने बोल्ड डिसीजन लिए, और अपनी उसने जब न्यूजीलैंड में कोच बना था उस वक्त भी उसने बड़े डिफिकल्ट डिसीजन लिए थे। तो टीम अच्छी होनी चाहिए, हमें अपने निजाम से और मजीद बाबर आजम पैदा करने चाहिए और मजीद रिजवान पैदा करने चाहिए, और जो मौजूदा बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनको भी जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो अपने आप को इंप्रूव करेंगे, बाबर आजम शुड कम एज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर देन बिफोर, जिस तरह उसके ऊपर बातें हुई हैं। लेकिन उसको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम सता रही है। विराट कोहली को किसने निकाला उसके रट से जो 3 साल उसने सेंचुरी नहीं बनाई? MS धोनी ने निकाला, और उसकी बीवी ने उसको निकाला, उसने जिससे शादी की थी अनुष्का शर्मा ने। तो बाबर आजम को भी अब मशवरा है कि अच्छी सी लड़की से शादी करें, वो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, वो उनको उनकी कॉन्फिडेंस में बनेगी और उनको आगे लेके जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्राई सीरीज और एशिया कप है, इससे पाकिस्तान की कम से कम T20 टीम का टर्न अराउंड आएगा। शायद साहब आपने ना माओ वाले मशवरा दे दिया कि मेरा लड़का सुधर नहीं रहा, उसकी शादी करा दो तो सुधर जाएगा, वो बिगड़ा हुआ है तो शादी करा दो। तो ये तो वाली बात है। बट सवेरा आप भी मिसेज हो, आप भी कॉन्फिडेंस देती होगी अपने मियां को, आप इसकी मैसेज भी देती होगी। मेरी मैसेज तो मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। जब आप किसी रट में होते हो, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो आपको एक ऐसा इंडिविजुअल अपना कंपेनियन चाहिए होता है जो आपको उस रट से, उस मुश्किल पेज से यकीनन निकालेगा, और यकीनन हमें स्ट्रॉन्गर बाबर आजम मिलेगा। मुझे उम्मीद है इन दोनों टूर्नामेंट से कि यकीनन इसमें सब उनके वालिद हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। एक कंपेनियन ज्यादा अच्छा जरूरी होता है। वो सबसे बड़ा मजाक हुआ है कल जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई और बाबर और रिजवान का नाम नहीं था। ठीक है, ये दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो मजाक हुआ है। अगर मैं मुझसे ये पूछो ना कि जो फिक्सिंग होती है, ये स्पॉट फिक्सिंग होती है, उसमें भी आपकी जो बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है ना, मैं शायद उस चीज को भी साइड पे कर दूं कि इतना बुरा हुआ है कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में इससे बुरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैं ये जो सिलेक्शन है, ये मैं यंग प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। जो यंग प्लेयर थे, ठीक है, उनकी सिलेक्शन हुई, होनी भी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसे प्लेयर की आपकी सिलेक्शन नहीं हुई जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की, क्या जिस तरह बाबर के अगेंस्ट बोलते हो ना कि आईसीसी इवेंट में कभी भी उसने परफॉर्मेंस नहीं की, ना उसके होते हुए टीम जीती, तो अगर ये मुद्दा सामने रखते हो तो फिर 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं तो फिर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। बायलेटरल सीरीज को साइड पे करो, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 96 का वर्ल्ड कप जब हुआ, उसमें जहां तक मुझे याद है कि जावेद भाई को 96 के वर्ल्ड कप में शायद सिलेक्शन की उनकी प्रॉब्लम और कि उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उनकी सिलेक्शन हुई। क्यों हुई? कि वो बड़ा नाम था, बड़ा प्लेयर था, लेजेंड में आते थे वो, ठीक है, उनको रखा गया टीम में। नहीं भाई, बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े इवेंट में आप इतने बड़े प्लेयर को टीम से बाहर रखें। तो क्या जावेद भाई को नहीं रखा गया? उसके बाद आप आ जाओ 99 का वर्ल्ड कप, वकार यूनुस के साथ क्या ज्यादती नहीं हुई? ज्यादती किस सेंस में? वकार यूनुस को 99 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। क्या वकार यूनुस बड़ा नाम नहीं था, बड़ा बॉलर नहीं था? क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था? कि जी वसीम अकरम है, अजहर महमूद है, अब्दुल रजाक है, शोएब अख्तर है, इन 4 की जगह तो वकार यूनुस की जगह ही नहीं बनती। लेकिन क्या वकार यूनुस को नहीं रखा गया? रखा गया, बड़ा नाम था, इस वजह से रखा गया। क्या किया उसके बाद? क्या पूरा वर्ल्ड कप वकार यूनुस को नहीं बिठाया? सिर्फ एक मैच खिलाया गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी हम हार गए, और उसके ऊपर भी सारी जिंदगी डिबेट होती रही कि यार ये बांग्लादेश से मैच क्यों हारे।
2 बड़े प्लेयरों की आपको मैंने निशानी बता दी कि 2 बड़े प्लेयर इवेंट्स में नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन उनको सिलेक्ट किया गया। मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है, जितना बड़ा प्लेयर, अगर वो ये कहता है ना कि बाबर आजम T20 की टीम में या स्क्वाड में या इवेंट में सिलेक्ट नहीं होता, जो मुझे मर्जी बोलोगे वो बोलना। और जब ये दुनियाई क्रिकेट का असूल है, जब आप किसी बड़े प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, और वो जब परफॉर्मर होता है, तो वो फिर ये नहीं गिनते इसकी 20 इनिंग होगी, 25 इनिंग होगी, 30 इनिंग होगी। वो उसको जाने देते, वो कहते हैं भाई बड़ा प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इसको खिलाओ, उसको चेंज नहीं करते। तो मकसद ये है कि फाइट करके हारे ना, तो उस पर दुख नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अप्रिशिएट करेगा, गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप 92 पे आउट हो, जो 200 प्लस रन की लीड से हारो, आप T20 सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारो, आइलैंड से हारो, अमेरिका से हारो, और बात ना करें बेहतरी की, क्रिटिसाइज ना करें प्लानिंग को, और क्या हाथ डालें मैनेजमेंट पे, प्लेयरों को हाथ डालें। मुझे एक बात बताएं, तो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से, बल्कि प्लेयरों को समझाना चाहिए। अगर आप ये वाला प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते, तो फिर आप 25,000 लोगों के सामने, 30,000 लोगों के सामने कैसे खेलोगे? एशिया कप 2025 के स्टार्ट होने में सिर्फ 16 दिन बाकी रह गए हैं भाई। 8 टीमें, ओमान, हांगकांग, यूएई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे भाई सबसे खतरनाक टीम इस एशिया कप में कौन है, जो कि भाई हर टीम के लिए नाइटमेयर साबित होगी, और भाई ऐसा पिछाड़ेगी कि भाई एक दफा जो है वो अगली टीम को पता लगेगा कि किसी टीम ने जो है वो छितर मारे हैं, चित्रोल किया। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं। सर, 8 टीमें, ओमान, हांगकांग, यूएई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, सबसे खतरनाक टीम कौन सी नजर आ रही है, और क्यों सबसे खतरनाक टीम और नजर आ रही है? विकास भाई, ये बात पूछने वाली है, इंडिया में नजर आ रहा है फैक्ट से कि इंडिया बेहतरीन टीम है, और इंडिया जैसी बाकी टीमें फीकी है। फिर और भाई जैसी इंडिया की टीम है, जैसी उन्होंने अनाउंस की है, बाकी फीकी है। वो तो चाय में बाल के बराबर टीम है भाई। ऐसी टीम के साथ आप एशिया कप, क्या दूसरी टीम जैसी इंडिया के खिलाफ मैच खेल सकती है? मुझे नहीं लगता, उनकी काम पे पहले टांग रही है। और जैसा कि आपने बात किया, बिल्कुल मेगा इवेंट आने में कुछ दिन ही बाकी है, 16 दिन बाकी रह गए, बिल्कुल पीछे 16 दिन रह गए, और ये ऐसा मेगा इवेंट है, इसमें बहुत तड़का लगने वाला, मजा आने वाला है। नो डाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसा मैच होगा जो तारीख में ऐसा मैच नहीं हुआ होगा। टू बी ऑनेस्ट, सूर्य कुमार यादव का इस टाइम पाकिस्तान के साथ किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो पाकिस्तान के इस टाइम किसी बैट्समैन के पास स्किल नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक प्रॉपर बैट्समैन है, पाकिस्तान के पास इस टाइम जो है टुल्ले है। मेरे ख्याल से इनका कंपैरिजन अगर देखा जाए तो फ़खर जमान के साथ ज़्यादा बनता है, क्योंकि फ़खर जमान जिस तरीके के मैच चेंजर प्लेयर हैं, तो अगर तो वो अपनी फॉर्म में हो तो वो वन साइडेड मैच कर देते हैं। तो आई थिंक सो कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो फ़खर जमान ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे ना, तो उसके साथ फ़खर जमान है जो टक्कर देगा। फ़खर जमान अच्छा प्लेयर है, और उसकी लेंथ, खेलने का तरीका, सिक्स मारने का तरीका, ये बड़ा अच्छा है उसका। सूर्य कुमार यादव भी प्लेयर है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन टफ रहेगा दोनों का कंपेरिजन बहुत अच्छा टफ रहेगा। T20 स्ट्राइक रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान वो जो एशिया कप में मैचेस खेलेगी, और इंडियन टीम जो एशिया कप खेलेगी, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, इंडियन टीम का पलड़ा भारी है, और तगड़ा पलड़ा भारी है इस टाइम भाईजान। मैं ये मतलब इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम टोटली बैकफुट के ऊपर है इस टाइम, क्योंकि इंडियन टीम के अगर आप पहले प्लेयर देखते हो, नंबर 1 से लेके एंड तक आपको मैच विनर मिलते हैं। अब जब क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स देखते हो तो आपको मैच विनर मिलते ही नहीं है। तो हम अब टाइम को जाया किए बगैर जो है वो हम आते हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप देख लेना फिर कौन सा ऐसा इंडियन प्लेयर है जो पाकिस्तान की फाड़ेगा, और कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर है जो फड़वा लेगा। अब आप चीजें आप सबके सामने, अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो साइड पे आपको शो हो रहा होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर आप स्ट्राइक रेट बात करें तो खुशदिल शाह ये पाकिस्तान में एज अ फिनिशर खेलता है। कौन खेलता है? एज अ फिनिशर। और फिनिशर इंडिया का फिनिशर कौन है? इंडिया का फिनिशर है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट कितना है जी? रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट है 190 का T20 में। खुशदिल शाह जो पाकिस्तान का फिनिशर है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 104 का। 37 मैच खेले हुए हैं खुशदिल शाह ने, और खुशदिल शाह का जो स्ट्राइक रेट है वो 104 का है। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो कि खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट और जो है वो रिंकू सिंह के स्ट्राइक रेट में कितना फर्क है। मतलब खुशदिल शाह छनकने का स्ट्राइक रेट जो है वो तो रोहित शर्मा इससे तेज तो वनडे में खेलता है, एबी डिविलियर्स इससे तेज वनडे में खेलता है। ये पाकिस्तान का फिनिशर है जी 104 के स्ट्राइक रेट से। आप नीचे आ रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं भाईजान हसन नवाज।
सलीम मोहम्मद नवाज तू मेरा मैच विनर है। 132 का स्ट्राइक रेट, कितना? 132 का स्ट्राइक रेट। अभी नीचे आ जाओ, फखर जमान पाकिस्तान का मैच विनर, सबसे बड़ा मैच विनर, जिसके बलबूते पे हम एशिया कप में आई थिंक जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट कितना है? 131 का, 131 का। मुझे तो लगता है मुमकिन है कि आगा सलमान जो है उन्हीं को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन आगा सलमान की अपनी परफॉर्मेंस कैसी जाती है बतौर कप्तान के। अभी ट्राई नेशन सीरीज है, फिर एशिया कप है, फिर आगे वर्ल्ड कप है। क्या वो वर्ल्ड कप तक अपनी कप्तानी बरकरार रख पाते हैं T20 क्रिकेट में? ये भी एक क्वेश्चन मार्क। इंडिया की टीम में ऐसा कोई नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे हो। ज्यादातर प्लेयर का 150, 180। सूर्या कुमार तो अभी फॉर्म में भी नहीं है। वो अभी वो अगर फॉर्म में आ गया तो सोचो क्या हालत करेगा। और बुमराह T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, क्या हालत की थी। अचानक पाकिस्तान जीत रहा था, लेकिन बुमराह ने रिजवान को आउट किया, मैच पूरा बदल गया और इंडिया ले गया मैच। पाकिस्तान को फिर से मुक्की खानी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे मैच हुए हैं, जिसमें बहुत ऐसे मैच भी थे जो ICC के टूर्नामेंट में हुए थे। उसमें ज़्यादातर में ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन मैच का जब एंड होता है तब इंडिया ही जीता हुआ होता है। क्योंकि उनके अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर बात हो रही है कि भाई तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो, तुम ना 3 में ना 13 में, ठीक है खिला रहे हो सबको, लेकिन तुम खुद भी अपना कुछ ख्याल करो, अपनी भी कुछ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान दो, बेहतर करो, अपनी क्रिकेट को बेहतर करो। T20 में आपकी बतौर बल्लेबाज भी जगह बननी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप चलो 1, 2, 4 ओवर डाल लोगे और साथ में आप कप्तानी कर लोगे तो आप टीम का हिस्सा रहोगे। आपकी असल पोजीशन बतौर एक बल्लेबाज के है, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज के, और वो आपको परफॉर्म करना है। और गुज़श्ता कई मैचेस से आप देख रहे हैं कि सलमान अली आगा जो हैं वो खुद अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि खुद आगा सलमान जो है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर वो खुद अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए फिर आगे दरवाजे खुलेंगे, वो टेस्ट के कप्तान, ODI के कप्तान भी बन सकते हैं। वरना ये ऐन मुमकिन है कि उनको T20 और ODI का कप्तान शायद बना दिया जाए, लेकिन टेस्ट में फिर आपको डिफरेंट चॉइसेस नजर आ सकती हैं। और उसमें अभी सऊद शकील जो है वो इंग्लैंड गए थे पाकिस्तान शाहीन की टीम को लेकर के, और आपको पता है कि वहां पे पाकिस्तान की टीम, शाहीन की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ODI में भी, ये 3 डे मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया। वो तो सारे का सारा मामला हैदर अली के ऊपर चला गया और वहां पर जो परफॉर्मेंसेस थी वो सारी की सारी आगे पीछे हो गई। हैदर अली बाय द वे अभी भी इंग्लैंड में मौजूद है, हालांकि उनकी सुलह सफाई हो गई है, लेकिन वो केस क्लोज होते होते थोड़ा टाइम लगता है। हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप के स्क्वाड तमाम टीमों ने अनाउंस कर दिए हैं और ऑन पेपर बड़े स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अपनी तरफ से अनाउंस किए गए हैं। आप हमें ये बताइएगा कि हम सबसे जो फाइनेस्ट टीम है, टीम इंडिया की बात करें तो मतलब जिस तरह का उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, टॉप 5 बैटर के अंदर उनके 3 मौजूद है रैंकिंग के अंदर। टीम इंडिया खुद से रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे मौजूद है। हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर में नंबर 1 पे मौजूद है और जसप्रीत बुमराह सर नन अदर देन, मतलब कोई उसका मुकाबला नहीं दुनिया में। आपको क्या लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी ऐसी टीम है जो इसको हरा पाएगी एशिया कप में? जी देखें, इंडिया की टीम वाकई स्ट्रॉन्ग है। उसको हराने के लिए अगर देखा जाए सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसी टीम है एशिया कप के अंदर इस वक्त लगता है, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है यार। ICC इवेंट और ACC इवेंट में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही। एक ICC इवेंट होता है उसमें हम पीछे हैं, बट ACC इवेंट देखे जाए या बैलेटर टोटल देखे जाए हम आगे हैं उनसे। लेकिन प्रेशर होता है। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉलर के हिसाब से और बैटर के हिसाब से, मगर इस बार मुझे ये भी लगता है कि इस बार अफगानिस्तान डिसअपॉइंट करने जा रही है इंडिया को। हाँ जी, मुझे ये लगता है इंडिया को हराने जा रही है, आप कह रहे हैं इस बार। मुझे ये लगता है इस बार लगता है। फिर भी अगर इंडिया की बात करें सर, देखे बांग्लादेश में 297 लगाया, उसके बाद आप देखे साउथ अफ्रीका के अंदर जाके 287 लगाया T20 में, फिर भी आप ये कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बार लगता है क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। जैसा स्पिनर की तरफ देखा जाए, क्योंकि उन्होंने इसी रिसेंट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी हराया है, तो उनकी पाकिस्तान को तो कोई भी हरा सकता है, वो तो अमेरिका आगे हरा गया पहली दफा। हाँ जी, लेकिन मुझे इस बार उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी इंडिया को हराएगा, लेकिन अगर हराने के बाद सूर्या कुमार यादव की बात करेंगे, स्काई मिस्टर 360, और कह लेंगे अगर हम लोग जूनियर ABW की बात करें तो सूर्या कुमार यादव हम लोगों को नजर आते हैं। भारतीय टीम के ऐसे कप्तान जो कि T20 के अंदर रूल करते हुए दिखाई देते हैं, और इनकी कप्तानी में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम अभी तक 32 मैचों में से 27 मैचेस जीत चुकी है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये इनका फर्स्ट टूर्नामेंट है एशिया कप इंटरनेशनली जिसकी कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। और अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए तो ये नंबर 5 पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। साथ में
हम लोग बात करेंगे कि सूर्य कुमार यादव का अगर कंपैरिजन किया जाए, मिस्टर स्काई का अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसके साथ बनता है? क्या आगा के साथ बनता है? क्या फखर जमान के साथ बनता है? आपकी नजर में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसके साथ स्काई का कंपैरिजन किया जाए तो आपको लगेगा कि पूरा जस्टिस किया गया है, इंसाफ किया गया है? पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको क्या लगता है कि स्काई सूर्य कुमार यादव की अगर बात की जाए, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट T20 कैप्टन हम लोगों को नजर आ रहे हैं, इनका कंपैरिजन हमारे किस बैट्समैन से बनता है? दो का नाम तो मैंने ले लिया, हमारे पास फखर जमान भी हैं, आगा भी हैं, आगा हमारे खुद कप्तान है T20 के। तो आपकी नजर में कौन से ऐसा तगड़ा बैट्समैन नजर आ रहा है जिसको आप कहेंगे फुल जस्टिस किया जाएगा? टू बी ऑनेस्ट, सूर्य कुमार यादव का इस टाइम पाकिस्तान के साथ किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो पाकिस्तान के इस टाइम किसी बैट्समैन के पास स्किल नहीं है। सूर्य कुमार यादव एक प्रॉपर बैट्समैन है। पाकिस्तान के पास इस टाइम जो है टुल्ले है। अगर आप कहते हैं सलमान आगा के साथ कंपेयर करना नहीं कर सकते। सलमान आगा जो है वो टेस्ट प्लेयर है, ना कि T20 या ODI प्लेयर है, वो टेस्ट प्लेयर है। फखर जमान के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फखर जमान के साथ भी वो है कि अगर इंजरी से वो फ्री हो, हर अभी बड़े से बड़े टूर्नामेंट में वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब सूर्य कुमार यादव ऐसी कप्तान है, जब आपने कहा आगा टेस्ट का प्लेयर है, वो ODI का प्लेयर है, वो T20 का नहीं है। फखर जमान की बात की जाए तो उनके साथ किया जा सकता है, बट इंजरीज पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब भी कोई फॉर्म में नजर आएगा वो कह लें कि इंजरी का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कप्तानी के लिहाज से बात की जाए सूर्य कुमार यादव या आगा की, तो बेस्ट किसकी नजर आएगी? सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उसकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टीम स्ट्रॉन्ग है, टीम अभिषेक शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह तक फायर नजर आ रही है। तकरीबन उनका हर प्लेयर ही फायर है इस टाइम। पाकिस्तान के पास इस टाइम टुल्ले है। हाँ, अगर बाबर रिजवान को ऐड करते हैं फिर कुछ चेंजेस हो सकती है। और एंड पे बॉलिंग एंड पे भी अगर देखा जाए तो इन्होंने मुझे नहीं लगता आपको ये सवाल पूछने की मुझसे जरूरत है, क्योंकि सब जानते हैं 8 टीम्स हैं। 8 टीम्स हैं बेशक, लेकिन जिस तरह के स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं उनके बाद हमने देखा है कि इस वक्त एशिया कप की सबसे तगड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, सबसे भारी और सबसे बैलेंस टीम जो है वो टीम इंडिया है। नो डाउट आप देख सकते हैं कि जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बाद इंडिया में ही शोर मच गया कि जायसवाल और अय्यर जो हैं वो टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन फुल फील्ड थी पूरी टीम। हाँ, वो टीम का हिस्सा नहीं है और उनके बगैर जो है इंडिया ने शायद अपना नुकसान कर लिया है, अपने आप को खतरे में डाल दिया। लेकिन आप उसके बावजूद भी देखें कि एशिया कप की टॉप रैंकिंग के जो प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर हैं, वो इंडियन टीम का हिस्सा है। तिलक वर्मा नंबर 2 पर है, सूर्या कुमार यादव नंबर 6 पर है। आपने देखा होगा कि इंडिया के जो प्लेयर हैं वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे जो प्लेयर हैं वो रैंक के लिए खेलते हैं, लेकिन उनका रैंक नहीं आता। नो डाउट, लेकिन सबसे तगड़ी जो टीम है अगर हम देखें तो सबसे जो नंबर 1 टीम है वो जाहिर बात है इंडिया की तरफ ही जाएगा। ये नहीं कि हम इंडिया की अहम तारीफ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए उन्हें बड़े बड़े प्लेयर बाहर बैठे हुए, इसका मतलब है उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सेकंड बात करें तो हम इसको श्रीलंका को लेंगे और थर्ड पे हम अफगानिस्तान को लेंगे और फिर पाकिस्तान हमारा आ जाएगा। यार पाकिस्तान की यंगस्टर है, पाकिस्तान की मजाक है, आप उसको 4th नंबर पर ले गए यार। नहीं, पाकिस्तान मजाक नहीं है, बट हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप देखिए जो भी टीमें आ रही है ना उनके पास एक्सपीरियंस और यंगस्टर मिक्सअप है, हमारे पास जस्ट यंगस्टर है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। देखिए कुछ इस तरह के मैचेस होते हैं जो फंस जाते हैं तो वो सीनियर प्लेयर ही निकाल के जाता है। हमारे पास इस वक्त बैटिंग में कोई इतना सीनियर नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे उनके पास सीनियर भी है। अफगानिस्तान की तरफ चले जाए आपको राशिद भी मिल जाएगा, गुलबदीन भी मिल जाएगा, आपको मोहम्मद नबी भी मिल जाएगा, आपको मतलब उनकी एक पूरी है। अगर आप उसी तरह श्रीलंका की तरफ चले जाए तो उनके बहुत मुश्किल नाम है, मैं लूंगा नहीं, बट उनके पास अच्छे प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के अंदर। इंडिया में कौन से अच्छे प्लेयर हैं जिसकी वजह से आपने उनको टॉप नंबर पर रखा है? देखिए नो डाउट उनकी ओपनिंग अभिषेक शर्मा है, उनके पास संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह है। ओवरऑल पैकेज अच्छा है उनका, ओवरऑल ही पैकेज अच्छा है, ओवरऑल पैकेज ही अच्छा है। जैसा कि हम फैक्ट की बात करें, दोनों टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम को आप देखें तो इंडिया की टीम अभी तक तो डोमिनेट कर चुकी है पाकिस्तान। आखिर आपने कहा इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आखिर किस वजह से आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रही है? क्या चीज है उसमें, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है कि भाई वो सबसे स्ट्रॉन्ग है? आप उनकी टीम उठा के देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट तो कर रही है। उनकी आप बैटिंग में देख लें, अभिषेक शर्मा आएगा ओपनर, जब संजू सैमसन ओपनर आएगा तो आपको लगता है आप आउट कर पाएंगे उन्हें? अगर वो टिक गए तो बस 200 स्कोर तो सीधा सीधा। इंडिया का हर प्लेयर मैच विनिंग प्लेयर है, वो जज्बे के साथ खेलते हैं और जैसे वो ग्राउंड में उतरते हैं उनको पता चलता है पोटेंशियल कि हम जीतने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आके मारते हैं, मार धाड़ शुरू करते हैं, कभी उधर कभी उधर, तो वो ग्राउंड की बॉलर भागते हैं। बिल्कुल बॉलर भागते हैं। और जैसा कि देखा उस दिन 14 सितंबर मेन डे जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, उस दिन तड़का ऐसा लगेगा जंग के बाद ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं होगा। फिर इसका मतलब वहां पे भी खेलने के काबिल नहीं हो आप। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेयरों को सोचना चाहिए। और चेयरमैन साहब जब ऐसी बात करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आप प्लेयरों को रास्ता दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं बचने का, एक्सक्यूज दे रहे हैं। हाँ, दूसरा ये तो मैं मेरी किताब में मेरे ख्याल से ऐसी बातें एक हाई ऑफिशियली करे, चेयरमैन साहब ऐसी बातें करे,
प्लेयर की परफॉर्मेंस को लेके बिला मकसद क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिला मकसद नहीं, बुरे तरीके से हारते हैं तो करते हैं सारे, वो गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं एज ए क्रिकेटर। हम लोग बासत भाई या आप लोग ये नहीं कहते कि वो लड़का किस, अगर आप पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करेंगे तो क्रिटिसिज्म ही होगा ना। कैसे नहीं, कैसे कौन नहीं करेगा, मुझे एक बात बताएं। सही बात है। देखिए ये चीजें फिर सिलेक्टर को सोचनी चाहिए। जो गलतियां हमें विजिबल आ रही हैं, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो हम अपना काम नहीं कर रहे ना। मैं अपनी जॉब नहीं कर रहा, आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर अपनी क्रिकेट की भलाई नहीं चाह रहे अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो ये तो काम है ना हम सबका। तो वही बात करते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का होता है एंगल, एक प्लेयर दो प्लेयरों को वो बस रगड़ा लगाते हैं, वो 19-20 हो जाएं तो उनके गुण गाते हैं, वो उनके साथ क्यों नहीं है यार। आप मुझे एक बात बताएं कि श्रेयस अय्यर की कितनी बात हो रही है, जायसवाल की कितनी बात हो रही है। मुझे आप नजीब खुद सोचिए, आप सिलेक्टर हो, आप इन दोनों को किसकी जगह लेके आओगे अभी जो इंडिया की टीम अनाउंस की यार? ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इस वजह से रेज हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि श्रेयस अय्यर की वजह से ना, तो मतलब श्रेयस अय्यर के लिए मैं बोलूँगा, बाकी मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। अय्यर हैज़ परफॉर्म एवरीवेयर। देखिए आपको कितने सालों के बाद केकेआर को ट्रॉफी जिताई, सही है। दूसरा ये आरसीबी के खिलाफ फाइनल फिर खेला एक नई टीम के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी इंडिया की टीम डिले हुई थी क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क था। और चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर ये है, बताइए। वर्ल्ड कप में आप जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेंचुरी है ना उसकी, वर्ल्ड कप में जो 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी है, वो नॉकआउट इवेंट की नॉकआउट स्टेज पे फास्टेस्ट सेंचुरी है किसी भी बैटर की, 67 बॉल 100। तो उसने हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। आपने उसके साथ कोई खास मसला है, वो क्या गौतम गंभीर का है या जो भी है, लेकिन कुछ तो है प्रॉब्लम। अय्यर के लिए मैं बोलूंगा उसके साथ हर बार नाइंसाफी होती है। बिल्कुल नजीब, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लेयर जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है उसका नाम है हसन नवाज, और हसन नवाज अभी यंगस्टर है।